नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 7 हमारी चल रही है भूगोल की, तो जिसमें आज हमारा अध्याय नंबर 4 आ चुका है वायु, या हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। तो एमसीक्यू क्वेश्चन डेली आपको क्लास दी जा रही है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी डेली वीडियो को जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए, बात करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बिल्कुल सही है, 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। क्या ये कथन सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 1 व 2 ही बिल्कुल सही होंगे। तो 3 के बारे में हम तथ्य में जानेंगे। देखिए, इसका आंसर की बात करें तो 1 व 2 हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करें, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिससे वे सीधे वायु से नहीं लेते। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल लेते हैं, जिसे पौधे इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो सीधे नाइट्रोजन गैस ग्रहण न करके मृदा व कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु के माध्यम से जो है पौधे ग्रहण करते हैं। फिर सीटेड एग्ज़ाम और रीट लेवल सेकंड एग्ज़ाम की जो विद्यार्थी आगे तैयारी कर रहे हैं ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की, उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक हमने नवीनतम संस्करण की एसएसटी की बुकों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेस पर उपलब्ध करवा रखी है। मात्र 100 रुपये प्राइज है, तो आप जरूर लें और अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम यानी अधिक से कम क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले सभी में नाइट्रोजन है, 2 नंबर पर सभी में ऑक्सीजन है, 3 नंबर पर हीलियम है। तो हीलियम सबसे कम है, हल्की जो सबसे हल्की जो गैस है वो हीलियम है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कम है, उसके बाद मीथेन कम है, तो यहाँ पे ऑर्गन हो जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो देखिए, C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 78% है नाइट्रोजन। फिर उसके बाद बात करें 21% कौन सी है? अपनी ऑक्सीजन। ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और अन्य जो गैसें हैं वो है 0.04%। तो याद रखना है क्रम इनका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर देखिए, व्याख्या हम बात करें, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है। जिस प्रकार आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा है, फिर बाद में ऑक्सीजन की है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 और ऑर्गन है 0.93% और अन्य सभी 0.4%। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा और ओलावर्षण वायु की किस परत में होती है? तो इस प्रकार के प्रश्न जो वायुमंडल की परतें हैं वहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बनाए जा सकते हैं और किसी भी तरीके से। और ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने वाले होते हैं क्योंकि हम 5 परतों के बारे में जानते हैं, जो भी है 4-5 है, तो उनके बारे में लगभग सेम साइज, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, वाह्य मंडल है, आयन मंडल है। तो इनकी हम चर्चा करेंगे, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सौभ मंडल। ठीक है, पृथ्वी से स्थल से लेकर लगभग 13 किलोमीटर पर कौन सी है? अपनी है स्थल सौभ मंडल है। फिर समताप मंडल है लगभग 50 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो है उसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा है, कुहरा है, ओलावृष्टि है। वायुमंडल की परतें इसी के अंदर आती है, सौभ मंडल के अंदर। ठीक है, याद रखना है। देखते हैं ये रही, सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पे हम रहते हैं वो है सौभ मंडल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सौभ मंडल है लगभग 10 से 15 किलोमीटर, 12-13। फिर आती है अपनी समताप मंडल, ये जो है एरिया सारा समताप मंडल का है। यहाँ पे जो है ये स्वच्छ एकदम आकाश है, यानी यहाँ पे हवाई जहाज उड़ सकता है अच्छे तरीके से। ये प्रश्न बनता है कि हवाई जहाज है वो अपने उड़ान किस मंडल में भरते हैं? समताप मंडल में। और यहाँ पे जो है हम बात करें तो ओजोन गैस की क्या है यहाँ पे परत है। याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि ओजोन गैस की परत होती है जो हमें क्या है, परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, तो वो किस में है? समताप मंडल में हो जाएगी। याद रखना है आपको। ठीक है, और जो जितना भी वर्षा है, कुहरा है, ओलावृष्टि होती है वो सौभ मंडल में होती है, जिसमें हम रहते हैं। उसके बाद आता है ये समताप की सीमा आ गई, उसके बाद में आता है मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल आता है। ठीक है, इसे वायुमंडल की तीसरी परत कहते हैं। ठीक है, लगभग इसकी जो है किलोमीटर 80 किलोमीटर, याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाटा, तो याद रखना है 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड है
यानी जैसे अंतरिक्ष से कोई भी उल्कापिंड आके गिरा तो इस परत में आके वो क्या करते हैं, जल जाते हैं, तभी तो हमारे पास नहीं पहुंचते हैं ना, जल जाते हैं। तो ये याद रखना है, अंतरिक्ष से आए हुए उल्कापिंड इस परत में आने से जल जाते हैं। किस मंडल में, तो मध्य मंडल में। ये मध्य सीमा होगी। फिर बात आती है बाह्य वायुमंडल। सबसे जो है ऊंची होती है लगभग 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर तक इसका होता है। ठीक है। आयन मंडल भी इसका परत का भाग है। आपसे पूछ ले आयन मंडल, ठीक है, याद रखना है आयन मंडल ये किस में होता है, बाह्य मंडल के अंदर ही होता है, ये बाह्य मंडल की ही परत है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो रेडियो संचार है ना, जो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। किसके लिए, रेडियो संचार के लिए आपसे पूछ ले तो किस परत का प्रयोग होता है, तो याद रखना है प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी गई। तो याद रखना है रेडियो तरंगे। फिर हवाई जहाज पूछे तो समताप मंडल हो जाएगा, और जो उल्कापिंड आते हैं जल जाते हैं वो मध्य मंडल में आ जाएगा। फिर आता है बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है। और यहाँ वायु की पतली परत होती है, सबसे वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब याद रखना, आपसे पूछा जाए कि हीलियम हाइड्रोजन गैस किस मंडल में पाई जाती है या परत में, तो बहिर्मंडल के अंदर पाई जाती है। तो ये पूरी डिटेल थी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है जो पॉइंट है। पहले तो देखिए सौर मंडल, फिर समताप मंडल, क्रम याद रखना है, मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर बहिर्मंडल। 1, 2 और 3, 4 और 5 तो परतें हो गई। ठीक है। इन्हीं परतों के अंदर हम बात करें, सबसे पहले हम बैठे हैं सौर मंडल में। ठीक है। सौर मंडल में बैठे हैं जहाँ पे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि होती रहती है, ये हवाई जहाज के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर समताप मंडल आता है जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, जहाँ पे जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, ठीक है, उसको क्या है हमारी रक्षा के लिए बचाती है। उसके बाद हवाई जहाज जो है यहाँ पे जो है चलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मध्य मंडल, और ये पूरी प्रक्रिया आपको मैंने बता दी है। ये वायुमंडल की सारी परतें हैं। सौर मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल के अंदर होती है। देखिए, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मैंने अभी पूरी बताई है आपको डिटेल, तो अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे आप। सौर मंडल का ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल सही है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ये बिल्कुल कथन सही है ये। ठीक है। समताप मंडल के बारे में है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होती है, समताप मंडल में ही होती है। तीनों कथन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तीनों कथन बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। इसमें फिर देखिए, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज मैंने बताया था किस मंडल में उड़ेंगे, समताप मंडल में उड़ेंगे। ठीक है। एक समताप मंडल याद रखना है, और यहाँ पे कौन सी है, ओजोन गैस है। ओजोन गैस है जो हमें क्या करती है, सूर्य से जो भी हानिकारक किरणें आती है उनसे हमें बचाती है। फिर देखिए, समताप मंडल बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इस कारण यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, तो मैंने अभी बताया था किसमें, मध्य मंडल के अंदर। कहाँ पे, मध्य मंडल के अंदर। देखिए, मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बाह्य वायुमंडल अयन मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। रेडियो संचार के लिए बाह्य वायुमंडल परत का उपयोग होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो आप बता सकते हैं अच्छे तरीके से। इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे तरीके से मैंने चित्र के माध्यम से समझाया। अब कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। देखिए, वायुमंडल, वायुमंडल के अंदर ये कौन सी, आयुमंडल कहते हैं इसे, में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के पास जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे बाह्य वायुमंडल यानी आयन मंडल परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। इस कारण इस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है, तथा बाह्य वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान भी अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। अब आपसे हो सकता है कि आपसे सीधा पूछा जाए कि रेडियो तरंगे किस परत के अंदर पाई जाती है, आपसे ऑप्शन में दीजिए आयन मंडल में, तो आयन मंडल सही आंसर होगा उसका। ठीक है, वायुमंडल ना देकर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है,
आतपन सूर्य ताप कहलाती है। सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है। क्या ये कथन दोनों सही हैं? तो केवल एक कथन सही है। ये याद रखना है परिभाषा आतपन की, ठीक है। आतपन यानी सूर्य तप, ठीक है। आतपन का मतलब होता है सूर्य तप। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो क्या होता है? आतपन सूर्य तप कहलाती है, ठीक है। तो ये जो सूर्य तप की मात्रा है पृथ्वी पर समान नहीं रहती है, ठीक है। देखिए ध्रुवों पर गर्म होता है, ठंडी होती है, तो वहीं भूमध्य रेखा पर देखें तो सूर्य की किरणें जो है गर्म होती है। तो इस प्रकार होता है, ठीक है। इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। देखते हैं मुख्य तथ्य में। सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं रहती। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान भी घटता जाता है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है, कथनों को। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश व नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उच्च वायुदाब के कारण स्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है, बिल्कुल सही है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। तो ये कथन सारे सही हो जाएंगे। देखिए वायुदाब की हम बात करें तो वायुदाब क्या होता है? वायुदाब का मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है, वो क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं उसे, ठीक है। याद रखना है आपको। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है कि वायु सदैव जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये एनसीईआरटी बुक में लाइन दी हुई है, सारी विशेषता दी हुई है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना इनको। और सीधे की सीधे सीटेट में, रीट में और ऑल एग्जाम जो भी आप तैयारी करें हो सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। तो उपयुक्त सभी कथन हो जाएंगे। ये देख सकते हो, ये पूरा है प्रमुख वायुदाब पेटी हैं। जिस प्रकार हम आगे आगे बढ़ेंगे बुकों में उस प्रकार हमें पूरी डिटेल मिलती जाएगी। तो थोड़ी बेसिक नॉलेज यहाँ पे हमें मिला कि वायुदाब क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद हमें थोड़ा कक्षा 8 में जाएंगे तो थोड़ा हाई लेवल मिलेगा। उसके बाद 9 में जाएंगे थोड़ा और हाई लेवल मिलेगा। और 10, 11, 12 में जाएंगे तो पूरी जानकारी हमें हो जाएगी। तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को पकड़ पा पाएंगे, क्योंकि शब्दावली बेसिक में होती है और वो शब्दावली हमें पकड़ कर ली तो हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, और यहाँ पे है ये हो गए ध्रुव दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्रुवों पर क्या होता है? उच्च दाब होता है और यहाँ पे निम्न दाब है। तो इसने कहा था कि जो वायु है वो सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो इस प्रकार ये देखो यहाँ पे फिर ये निम्न दाब आ गया तो ये देखो निम्न दाब की ओर आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इधर निम्न दाब है तो ये उच्च आ गया तो उच्च से निम्न की ओर, तो उच्च से निम्न की ओर ही सभी जो है वायु ये व्यापारिक पवनें यहाँ पे चलती है भूमध्य के समांतर, ठीक है। इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो पछुआ पवनें ये देखो यहाँ पे है। बाकी हम आगे डिटेल जैसे जैसे होगी उसी प्रकार हम पढ़ते जाएंगे। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। याद रखना है, या आपसे पूछ ले कि वायुदाब सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो समुद्र स्तर पर। एवं ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जैसे भूमध्य का जो क्षेत्र है वहाँ पे तापमान अधिक रहता है, तो अधिक रहता है तो वायु क्या होती है? गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठते ही वायु क्या होती है? हल्की होती है, और हल्की होकर वहाँ पे निम्न दाब बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश व नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, और वहाँ पे से वो वाष्प का पानी का इसी प्रकार पानी उठाती है और वर्षा करती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। देखिए जैसे जहाँ पे कम तापमान है जैसे ध्रुवों पर, तो वहाँ पे वायु क्या होगी? ठंडी होगी। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु, ठंडी जो हवा होगी ना वो भारी होगी, ठीक है। याद रखने थोड़ा सा, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु की इस गति को पवन कहते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित है? वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन होती है। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन होती है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन स्थायी पवन होती है। अब थोड़ा इसमें ध्यान रखना, एक तो है स्थानीय, एक है स्थायी पवन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा जो इसने पूछा कि युग्म सुमेलित है। थोड़ा देख लेते हैं आगे, तो इसमें पूछा है सीधा सुमेलित है, तो ये है
कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन कहलाती है। ठीक है, तो गाना है ना, वह मौसम की तरह बदल ना जाना, तो वही है, ऋतुएं अपने बार बार बदलती रहती है तो उसे मौसमी पवन कहते हैं। तो याद रखना आपको। थोड़ी तथ्य के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, स्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। पश्चिमी व्यापारिक व पूर्वी व्यापारिक पवनें इसी कारण की पवनों के उदाहरण हैं। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण, लू भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। ठीक है, फिर देखिए नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायु क्या बढ़ेगी? वायु की जो है प्रभाव बढ़ती जाएगी। ठीक है, याद रखना है। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या बढ़ेगा? बढ़ेगी। वायु गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी तो वो हल्की होगी तो वो क्या होगी? जल वाष्प का एक निर्माण करेगी। ठीक है, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसका जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह एक और अधिक आर्द्र होती जाती है, यानी ठंडी हो जाती है। जब जल विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आगे देखिए वर्षा के कुछ प्रकार हैं, किस प्रकार होती है। देखिए चक्रवाती वर्षा इस प्रकार होती है, जैसे ये है, ये आ गई गर्म हवा और ये है ठंडी हवा। ठीक है, उसके बाद पर्वतीय वर्षा इस प्रकार होती है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगी तो आर्द्र वायु बन जाएगी। उसके बाद देखिए सहवनीय वर्षा इस प्रकार होती है, गर्म वायु है ये सारी की सारी। ठीक है, तो वहाँ पे गर्म वायु होगी और वहाँ पे वर्षा होगी। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सीटेट एग्ज़ाम की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज जरूर लें, और रीट के जो विद्यार्थी तैयारी करें वो भी लें, क्योंकि प्री के अंदर आप उठा के देख लेना 2022 का पेपर, वहाँ पे एनसीईआरटी का मैटर सारा का सारा पूछा उन्होंने। और मेंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ से एनसीईआरटी के लगभग 10 से क्वेश्चन पूछे गए थे और विद्यार्थियों को आए ही नहीं वो क्वेश्चन। क्यों नहीं आए? क्योंकि पढ़ी नहीं, बेसिक पढ़ा नहीं। इसी प्रकार के तथ्य इस प्रकार डाला जाता है वहाँ पर। इस प्रकार तभी विद्यार्थी कर पाता है जब उसने बेसिक पढ़ा हो। ठीक है, तो ज़रूर पढ़ें और ज़रूर लें, अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे आप। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और शेयर करें।